हेलो बच्चों, कैसे हो और पढ़ाई शुरू की कि नहीं की। पहले हमने जो पहले टॉपिक क्लियर किए थे उसका अपन थोड़ा सा नॉलेज ले लेते हैं। जैसे साझेदारी का अर्थ क्या है, उसकी परिभाषा, विशेषताएं, साझेदारों को कौन कौन से अधिकार प्राप्त हुए हैं, ये 4 क्वेश्चंस अपने क्लियर हो गए थे। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है, उससे आप पिछला वीडियो देख सकते हैं। और ऊपर आई बटन पर भी लिंक दिया है, वो लिंक से आप पिछला वीडियो देख सकते हैं और आपके जो टॉपिक्स हैं उनको क्लियर करके आगे बढ़ सकते हैं। आज हम नए टॉपिक के विषय में पढ़ेंगे जिसका नाम है साझेदारी संलेख। उसके पहले आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। आगे देखते हैं साझेदारी संलेख। और आज अपन टॉपिक पढ़ेंगे साझेदारी संलेख। डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप डीड। होता क्या है संलेख? जब 2 या 2 से अधिक जितने भी साझेदार रहते हैं और वो व्यापार करते हैं तो उन सबके बीच में एक एग्रीमेंट उनका होता है जो उनको साइन करना पड़ता है, जिसमें उससे व्यापार से संबंधित जितनी भी जानकारी रहती है वो सब लिखित में भी हो सकती है और मौखिक में भी, मतलब रिटन और ओरल दोनों प्रकार से हो सकती है। देखते हैं अपन इसकी डेफिनेशन। साझेदारी प्रलेख, साझेदारी ठहराव या साझेदारी संलेख का आशय ऐसे समझौते से, ये क्या है, एक समझौता है, एग्रीमेंट है, जिसमें साझेदारी व्यवसाय के संचालन संबंधी, जब भी हम कोई अपना व्यापार करते हैं तो उसको संचालित करते हैं, आगे बढ़ाते हैं, उससे संबंधित जो भी नियम होते हैं, शर्तें होती हैं, उनका उल्लेख उस एग्रीमेंट में करते हैं। यदि ऐसा कोई ठहराव नहीं किया जाता है तो फिर भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 में 1932 में जो भी रूल्स और रेगुलेशन है वो फॉलो किए जाते हैं। देखते हैं एक बार वापस से डेफिनेशन। साझेदारी प्रलेख, साझेदारी ठहराव या साझेदारी संलेख का आशय ऐसे समझौते से है जिसमें साझेदारी व्यवसाय के संचालन संबंधी, मतलब हम जो व्यापार कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं, उससे संबंधित जो भी नियम होते हैं, रूल्स होते हैं, उनकी शर्तें होती हैं, उनका उल्लेख हम साझेदारी संलेख में करते हैं। यदि कुछ साझेदार ऐसे होते हैं जिन्होंने साझेदारी संलेख के नियमों को नहीं माना है, एक ऐसे ही ओरली उन्होंने एक एग्रीमेंट साइन कर लिया है या ओरली भी नहीं किया है, केवल ये है कि हाँ हम पार्टनरशिप करेंगे, बराबर हमने पैसा लगाया है और साथ में मिलके हम व्यापार करते हैं, जो बेनिफिट होगा उसको भी हम बराबर बांट लेंगे, तो ऐसी स्थिति में 1932 के जो भी अधिनियम होते हैं वो उनको फॉलो करने आवश्यक होते हैं। इसके बाद में साझेदारी संलेख में लिखी जाने वाली बातें, यदि हम साझेदारी संलेख को फॉलो करते हैं, उसको रखते हैं, तो उसमें किन किन बातों का उल्लेख किया जाता है, यह साझेदारी संलेख की विषय सामग्री के विषय में हम समझेंगे। पहली होती है उसमें सामान्य बातें जो एक नॉर्मली होती हैं, और बाद में हिसाब किताब संबंधी बातें। 2 प्रकार की जो मुख्य बातें होती हैं उनका समावेश होता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सामान्य बातें। एक नॉर्मल सी साझेदारी है, उसमें कुछ भी विशेष नहीं है, तो भी किन किन चीजों का होना आवश्यक है ये हम देखते हैं। तो सबसे पहले फर्म का नाम या पता। तो सबसे पहले जो साझेदार रहते हैं उन्होंने 8 लोग ने मिलके जो पार्टनरशिप अपनी तैयार की है, साझेदारी जो की है, तो वो उस फर्म का, या उन्होंने एक शॉप खोली है या मॉल खोला है, किसी भी प्रकार का कोई बिजनेस किया है, तो उसका एक नाम उनको देना आवश्यक है जिस स्थान पर भी वो अपना बिजनेस करते हैं। तो सबसे पहले फर्म का नाम और पता। फर्म का नाम रखने के लिए स्वतंत्र होते हैं, किंतु ये जो फर्म का नाम होता है ये किसी भी अन्य विद्यमान जो फर्म होती है उससे मिलता जुलता नहीं होना चाहिए। फर्म अपना नाम रखने के लिए स्वतंत्र होती है, लेकिन उसका नाम किसी दूसरी फर्म से मिलता जुलता नहीं होना चाहिए, जिससे केंद्र या राज्य सरकार को इसके संबंध में किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन ना हो, भ्रांति ना हो। क्योंकि जैसे बाटा कंपनी है, तो बाटा शू कंपनी सिर्फ एक ही बाटा शू कंपनी है, उसके जैसा किसी दूसरे का नाम नहीं है, तो इस चीज का थोड़ा ध्यान रखा जाता है। सेकंड है व्यापार की प्रकृति एवं क्षेत्र। तो साझेदारी प्रलेख में इस बात का स्पष्ट उल्लेख होना आवश्यक है कि फर्म किस वस्तु का व्यापार करेगी और व्यापार का क्षेत्र क्या होगा। तो उस वस्तु का, जिस भी वस्तु का वो व्यापार करती है उसकी जानकारी देना उसको आवश्यक है, और किस एरिया में है उसका भी पता होना जरूरी है। नेक्स्ट है साझेदारी की अवधि। तो साझेदारी प्रलेख में इस बात का उल्लेख किया जाता है कि फर्म अपना काम किस तिथि से शुरू करेगी और उसकी अवधि क्या है,
यदि अवधि नहीं दी है तो इसको हम बीच में भी कभी भी समाप्त कर सकते हैं। जैसे उन्होंने अगर एग्रीमेंट साइन किया है और वो 4 साल का है, 8 साल का है, तो उतना समय ड्यूरेशन जो टाइम रहेगा उसका पूरा होने के बाद में वो ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ है तो वो अपनी इच्छा से पार्टनर्स कभी भी शुरू कर सकते हैं और कभी भी उसको क्लोज कर सकते हैं। साझेदारों के कर्तव्य तथा अधिकार, तो साझेदारी प्रलेख में साझेदारों के कर्तव्य और अधिकार, उन पर लगाए गए प्रतिबंधों का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। यदि 20 साझेदार हैं तो किस साझेदार का क्या अधिकार है, क्या कर्तव्य है उसका, उसको किस तरीके से कार्य करना है, इन सब चीजों के बारे में स्पष्ट उल्लेख होना आवश्यक होता है। नेक्स्ट, साझेदार का प्रवेश एवं अवकाश ग्रहण। तो साझेदारी प्रलेख में ये स्पष्ट किया जाता है कि कब नए साझेदार को फर्म में प्रवेश दिया जाएगा और कब वो अवकाश ग्रहण कर सकता है। कोई साझेदार ऐसा भी हो सकता है अपना साझेदारी संलेख में जो बातें रहती हैं उनको लिखा है, तो वो कंडीशन उसमें हम डाल सकते हैं कि किस कंडीशन में हम किसी साझेदार को प्रवेश दे सकते हैं या किसी कंडीशन में हम किसी भी साझेदार को फर्म से अलग कर सकते हैं। तो ये 5वां पॉइंट है, साझेदार का प्रवेश एवं अवकाश ग्रहण। साझेदारी का विघटन, विघटन का मतलब होता है क्लोज करना, साझेदारी खत्म हो गई है। तो साझेदारी संलेख में ये भी स्पष्ट कर देते हैं कि किन किन दशाओं में फर्म का विघटन किया जाता है। उसमें कई शर्तें होती हैं, जैसे कि 3 साझेदार थे, 3 में से एक साझेदार की मृत्यु हो गई है, एक ने निवृत्ति ले ली है, तो वो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी, या समय पूरा हो गया है, या बिजनेस लगातार घाटे में जा रहा है। तो ऐसी कई कंडीशंस होती हैं जिसमें साझेदारी का विघटन हो जाता है। नेक्स्ट है नियमों का उल्लंघन। तो साझेदारी ठहराव की शर्तों का यदि कोई साझेदार उल्लंघन करता है तो उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही होगी, इसके संबंध में भी आवश्यक निर्देश साझेदारी संलेख में लिखे होना आवश्यक है। नेक्स्ट है पंच निर्णय संबंधी प्रावधान। तो साझेदारों में पारस्परिक मतभेद होने में उनका निपटारा पंच निर्णय द्वारा किया जा सकता है, और इस बात का समावेश भी साझेदारी प्रलेख में हो सकता है कि यदि किसी समस्या हुई, यदि किसी प्रकार का झगड़ा हुआ, तो उसका निर्णय हम किस तरीके से करेंगे, तो पंच निर्णय के द्वारा उसका हम समाधान कर सकते हैं। ये थी अपनी साझेदारी संलेख में लिखी जाने वाली सामान्य बातें, जो कि 8 पॉइंट थे उसके, क्लोज हो चुका है। नेक्स्ट आती है हिसाब किताब संबंधी बातें। बच्चों, ये 2 प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। कई बार ऐसा आता है साझेदारी संलेख में लिखी जाने वाली बातों को समझाइए, तो उसमें आप अपनी मन से कोई भी 5 या 6 पॉइंट जितने भी नंबर का आता है हम लिख सकते हैं। लेकिन जब कंडीशन दे दें कि साझेदारी संलेख में लिखी जाने वाली सामान्य बातों को समझाइए, तो वो जो 8 पॉइंट दिए हैं उनमें से ही हमको पॉइंट लिखना है। सेकंड कंडीशन जब दे दें कि साझेदारी संलेख में लिखी जाने वाली हिसाब किताब संबंधी बातों को समझाइए, तो फिर जो अपन आगे पॉइंट पढ़ेंगे उनमें से लिखना है। 3 प्रकार से प्रश्न आता है, साझेदारी संलेख में लिखी जाने वाली बातों को समझाइए, पहला। सेकंड, साझेदारी संलेख में लिखी जाने वाली सामान्य बातों को समझाइए। नेक्स्ट, साझेदारी संलेख में लिखी जाने वाली हिसाब किताब संबंधी बातों को समझाइए। आंसर एक ही है। क्वेश्चन 3 तरीके से पूछते हैं, अपनी समझदारी से आंसर लिखेंगे तो पूरे में से पूरे मार्क्स मिलेंगे। चलिए सेकंड देखते हैं अपन, हिसाब किताब संबंधी बातें। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें है पूंजी। फर्म की पूंजी कितनी होगी, प्रत्येक साझेदार का उसमें कितना योगदान रहेगा, अपने हिस्से की पूंजी नगद लाएंगे या अन्य प्रकार से, मतलब या संपत्ति लाते हैं या फिर कोई आइटम लेके आते हैं या मटेरियल लेके आते हैं, जो भी चीज़ है, पूंजी पर ब्याज दिया जाएगा या नहीं, यदि दिया जाएगा तो किस दर से दिया जाएगा, इन सब का उल्लेख होना भी साझेदारी संलेख में आवश्यक होता है। साझेदारों द्वारा फर्म से ऋण। तो साझेदारी प्रलेख में इस बात के बारे में भी स्पष्ट वर्णन होना चाहिए कि साझेदार फर्म से कितना और किस प्रकार ऋण ले सकते हैं, ऋण पर ब्याज की दर क्या होगी, ऋण के भुगतान की शर्तें क्या होंगी, बाहरी व्यक्तियों से फर्म किन किन शर्तों पर ऋण ले सकेगी। कुल मिला के हिसाब किताब संबंधी बातों में ये है कि पैसे से रिलेटेड जितनी भी बातें होंगी वो हिसाब किताब संबंधी बातों में होती हैं, या तो पूंजी लाने से संबंधित हो, या फिर साझेदारों द्वारा फर्म से ऋण ले रहे हैं, या फर्म किसी बाहरी व्यक्ति से ऋण ले रही, तो उसका उल्लेख भी हिसाब किताब संबंधी बातों में होता है। नेक्स्ट है साझेदारों द्वारा फर्म को ऋण देना।
तो आवश्यकता यदि पड़ती है फर्म को और कोई साझेदार ऋण देते हैं तो उस पर किस दर से ब्याज दिया जाएगा, इसका उल्लेख भी साझेदारी प्रलेख में होना आवश्यक है। हम देख लें कि अभी हमने अधिकार में ये पढ़ा था कि यदि फर्म किसी साझेदारों से ऋण लेती है और साझेदारी संलेख में इस बात का उल्लेख नहीं है तो उनको 6% की दर से ब्याज दिया जाता है। आप लोग को बताया भी था कि ये ऑब्जेक्टिव्स में पूछा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, साझेदारों द्वारा आहरण। साझेदारी प्रलेख में यह भी लिखा जाना चाहिए कि निजी खर्चों के लिए साझेदारी फर्म में कितनी अवधि के लिए और किस सीमा तक रुपया निकाल सकते हैं। मतलब यदि हमारे साझेदार हैं और उनको पर्सनल यूज के लिए कुछ पैसा चाहिए, आहरण करना चाहते हैं, उनको पर्सनल यूज के लिए पैसा चाहिए है, तो वो कितना पैसा और कितने समय में वो फर्म को वापस कर देंगे, इस बात का उल्लेख भी साझेदारी संलेख में किया जाता है। नेक्स्ट है साझेदारों को पारिश्रमिक। तो उनको सैलरी देना है, बोनस देना है, कमीशन देना है, इस प्रकार की यदि कोई व्यवस्था हमने की है तो इसका उल्लेख भी साझेदारी संलेख में होना चाहिए। लाभ हानि का विभाजन। साझेदारी प्रलेख में इस बात का स्पष्ट उल्लेख करना पड़ता है कि लाभ हानि की गणना किस प्रकार होगी, उसका विभाजन साझेदारों में किस अनुपात में होगा। इस अनुपात का निर्धारण साझेदारों द्वारा लगाई गई पूंजी, जो पूंजी वो व्यापार में स्टार्टिंग में लगाते हैं, उनकी दक्षता कैसी है, परिश्रम कैसा करते हैं, अनुभव कैसा है, काम करने का तरीका कैसा है, इन सब बातों को ध्यान में रखकर ही किया जाता है। नेक्स्ट, ख्याति का निर्धारण। गुडविल। नए साझेदार को फर्म में प्रवेश देते समय, मतलब यदि पहले से विद्यमान 8 या 10 साझेदार हैं, लेकिन यदि बीच में कोई साझेदार आता है कि मुझे भी आपकी पार्टनरशिप में पार्टिसिपेट करना है, हिस्सा लेना है, या फिर जो पहले से साझेदार हैं वो बाहर जाना चाहते हैं, तो ऐसी किसी भी स्थिति में ख्याति का मूल्यांकन किस प्रकार किया जाएगा, गुडविल, उसका वैल्यूएशन हम कैसे करेंगे, इस बात की व्यवस्था भी साझेदारी प्रलेख में दी जाएगी। नेक्स्ट है साझेदारों के खाते। तो साझेदारी प्रलेख में यह बात भी लिखी जाएगी कि उनके पूंजी खाते किस आधार पर रखे जाएंगे, स्थिर पूंजी रहेगी उनकी या परिवर्तनशील पूंजी। इसके बारे में मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी क्योंकि इससे रिलेटेड सॉल्यूशंस भी आते हैं। स्थिर पूंजी भी होती है और परिवर्तनशील पूंजी भी होती है, तो दोनों के आधार पर साझेदारों के खाते अकाउंट्स हम रख सकते हैं। ये आपके 2 क्वेश्चन हो गए हैं। सबसे पहला हमने पढ़ा था साझेदारी संलेख की परिभाषा, उसके बाद में साझेदारी में लिखी जाने वाली बातें या विषय सामग्री, जो कि 2 प्रकार की थी, एक थी सामान्य बातें, दूसरी थी हिसाब किताब संबंधी बातें। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साझेदारी संलेख की अनुपस्थिति में लागू होने वाले नियम। इसके विषय में यदि किसी साझेदारों ने अपने साझेदारी व्यवसाय में साझेदारी संलेख नहीं रखा, किसी भी प्रकार का कोई एग्रीमेंट लिखित या मौखिक साइन नहीं हुआ है, तो उस कंडीशन में उन साझेदारों के कौन कौन से नियम लागू होते हैं उसका हम इसमें अध्ययन करेंगे। देखिए, जब साझेदारों के बीच में कोई लिखित ठहराव, समझौता, अनुबंध या साझेदारी संलेख नहीं होता है तो ऐसी दशा में भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 12 से लेकर 17 में जो वर्णित निम्नलिखित नियम होते हैं वो लागू होंगे, जो कि नीचे दिए गए हैं। सबसे पहले व्यवसाय का संचालन। तो प्रत्येक साझेदार व्यवसाय के संचालन में भाग ले सकता है, क्योंकि कोई एग्रीमेंट नहीं है उनका, कौन भाग लेगा कौन नहीं लेगा, कौन केवल पूंजी लगाएगा, इससे संबंधित कोई भी इसमें लिखित एग्रीमेंट नहीं होता है। सेकंड है कर्तव्यों का पूरा करना। तो प्रत्येक साझेदार का ये कर्तव्य है कि व्यवसाय के संचालन में अपने कर्तव्यों को श्रम पूर्वक पूरा करे, उसको पूरी ईमानदारी के साथ अपने कर्तव्य को पूरा करना आवश्यक है। मतभेद का निपटारा। मतभेद मतलब यदि किसी प्रकार का कोई लड़ाई झगड़ा हो जाता तो उसको कैसे दूर करना है। व्यापार से संबंधित किसी साधारण बात पर मतभेद हो तो इसका निपटारा साझेदारों में बहुमत, मतलब उन सबकी एक मीटिंग बुलाई जाएगी, उस मीटिंग में उस टॉपिक को रखा जाएगा और सभी मिलकर जो निर्णय लेंगे उसको वो लागू करेंगे। किंतु व्यापार के स्वभाव में परिवर्तन समस्त साझेदारों की सहमति के बिना नहीं किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि 8 साझेदार हैं और 8 में से किसी 2 का झगड़ा हुआ है और 4 मिलकर उनके बीच में डिसीजन ले लें, नहीं, सभी साझेदारों का उपस्थित होना आवश्यक है। तो सबसे पहला है व्यवसाय का संचालन, सेकंड कर्तव्यों को पूरा करना, नेक्स्ट मतभेद का निपटारा, फोर्थ है हिसाब किताब का निरीक्षण, फर्म की हिसाब किताब की पुस्तकों का निरीक्षण करना,
और उसकी प्रतिलिपि मतलब उसकी एक एक कॉपी अपने पास रखने का सभी साझेदारों को अधिकार होता है। नेक्स्ट है पारिश्रमिक। कोई भी साझेदार किसी भी साझेदार को व्यवसाय में भाग लेने के लिए कोई पारिश्रमिक लेने का कोई भी अधिकार प्राप्त नहीं होता है। जो भी मिलेगा सभी साझेदारों को बराबरी से मिलता है। लाभ हानि का विभाजन। फर्म के लाभ हानि का विभाजन साझेदारों में समान अनुपात में होगा। ये भी ऑब्जेक्टिव्स में आता है कि साझेदारी संलेख की अनुपस्थिति में लाभ हानि का विभाजन किस अनुपात में किया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, कोई एग्रीमेंट नहीं है, मतलब बिल्कुल इक्वल समान अनुपात में होगा। पूंजी पर ब्याज। यदि किसी साझेदार को पूंजी पर ब्याज पाने का अधिकार है तो ऐसा ब्याज केवल लाभ में से ही दिया जाएगा, ठीक है, हानि में से नहीं। अतिरिक्त पूंजी या ऋण पर ब्याज की दर। यदि कोई साझेदार अपने भाग की निर्धारित पूंजी से अधिक रकम फर्म से लेता है तो इस अतिरिक्त रकम पर 6% वार्षिक की दर से ब्याज पाने का अधिकार होता है। देखिए बच्चों, आज हमने 3 से 4 क्वेश्चन फिर रीड किए हैं, उनको अच्छे से समझना है, पढ़ना है, और यदि कोई दिक्कत आती है तो उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। इस तरीके से ये अपने कुछ क्वेश्चंस की सीरीज आज कंप्लीट हुई है। 2-4 क्वेश्चन और बचे हैं जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अपन पहले ये देखते हैं कि कितने क्वेश्चन आंसर्स अपने कंप्लीट हो गए हैं। तो सबसे पहला था अपना साझेदारी का अर्थ, उसकी परिभाषा, कैरेक्टरिस्टिक्स, और उसके राइट्स कौन कौन से हैं, अधिकार कौन से प्राप्त हैं। उसके बाद में साझेदारी संलेख। साझेदारी संलेख में लिखी जाने वाली बातें जो कि 2 प्रकार की थी, अपनी सामान्य बातें और हिसाब किताब संबंधी बातें। फिर नेक्स्ट था साझेदारी संलेख में लागू होने वाले नियम। इससे रिलेटेड जो भी ऑब्जेक्टिव्स बनते हैं वो मैं आपको बीच बीच में बताती जा रही हूँ। आप चाहो तो अपने नोट्स बिल्कुल बहुत आसानी से और इजी तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन इसमें आता है। 8-8, 10-10 पॉइंट में इसके आपको करवा रही हूँ। पूरे करने की आवश्यकता नहीं है। जो आपको इजी वे में लगते हैं, आसानी से याद होते हैं, वो आप आराम से कर सकते हैं और उनको लिख सकते हैं। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर्स करना। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलूंगी आगे के टॉपिक के साथ। थैंक यू।